शिवनगर गांव उत्तर भारत के एक छोटे से इलाके में बसा हुआ था। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ थी, लेकिन किसानों की किस्मत हमेशा मौसम के भरोसे रहती थी। गांव की गलियां सकरी थी, जहां मिट्टी के घरों की दीवारें दरारों से भरी हुई थी और हर घर की छत पर सूखे घास के ढेर पड़े रहते थे। सर्दियों का मौसम यहाँ अच्छा खासा कठोर होता था। हवा में ठंडी सहरन, कोहरे की चादर और रातों में हड्डियां के कपकपाने वाली सर्दी। इसी गांव में रहता था रामलाल, एक मेहनती किसान जिसकी उम्र करीब 40 साल की थी। उसका चेहरा सूरज की तेज धूप और कड़ी मेहनत से झुलसा हुआ था, लेकिन आंखों में एक ईमानदार चमक हमेशा बनी रहती थी। रामलाल की पत्नी सुनीता थी, जो घर संभालती थी और 2 बच्चों की मां थी। उनका बड़ा बेटा गोविंद 12 साल का स्कूल जाता था और घर के कामों में हाथ बटाता था। छोटी बेटी राधा 10 साल की खेल-कूद में मग्न रहती थी, लेकिन ठंड के दिनों में अक्सर बीमार पड़ जाती थी। परिवार की जिंदगी साधारण थी, खेती से मिलने वाली फसल पर निर्भर, लेकिन पिछले कुछ सालों से सूखे और बाढ़ ने उनकी कमर तोड़ दी थी। एक सुबह कोहरा गांव को अपनी गोद में समेटे हुए था। रामलाल अपने छोटे से घर में बैठा था। हवा में ठंड की सिहरन थी और उसके हाथ में थी चाय की प्याली। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, गोविंद दास साहब की। अरे रामलाल सुनो, मैं आया हूँ अपने पैसे लेने। गोविंद दास ने कड़क आवाज में कहा। उनकी आवाज में वो अधिकार था जो अमीरों की होती है। रामलाल रसोई में गया और सुनीता से बोला, सुनो, साहब आए हैं। जो पैसे जमा किए थे वो लाओ, देना पड़ेगा। सुनीता रसोई में काम कर रही थी। उसने सिर उठाकर देखा। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। थोड़े से ही तो पैसे हैं रामलाल, अगर ये भी दे दिए तो कंबल कहाँ से लाएंगे? माघ की सर्दी शुरू हो गई है, खेतों में रात कैसे कटेगी बिना कंबल के? गोविंद और राधा को भी ठंड लग रही है। तुम साहब से कह दो, फसल कटने पर बाकी पैसे दे देंगे। रामलाल बाहर चला गया, लेकिन उसका मन बेचैन था। वो सोचने लगा, सर्दी सिर पर है, बिना कंबल के रातें नहीं कटेंगी। लेकिन साहब बिना पैसे लिए तो जाएंगे नहीं। अगर नाराज हो गए तो और ब्याज लगा देंगे। वो वापस अंदर आया और बोला, सुनीता, पैसे लाओ, दे देते हैं। साहब मानेंगे नहीं। किसी तरह पीछा छुड़ाए फिर कंबल का जुगाड़ करेंगे। जुगाड़? कौन सा जुगाड़ बताओ तो जरा। दूसरा इंतजाम क्या है? साहब का कर्ज तो कभी खत्म होता ही नहीं, हर महीने आ जाते हैं और ब्याज बढ़ाते जाते हैं। मैं कहती हूँ, तुम ये खेती छोड़ क्यों नहीं देते? दिन रात मरमर के काम करो, फसल हो तो सारा कर्ज में चला जाए। ऐसी खेती से क्या फायदा? मजदूरी कर लो, कम से कम शाम को 2 रोटी तो मिलेगी बिना चिंता के। मैं पैसे नहीं दूंगी। रामलाल का दिल बैठ गया। वो जानता था कि सुनीता की बात में दम है। पिछले साल भी फसल अच्छी हुई थी, लेकिन सारा पैसा कर्ज में चला गया। गोविंद और राधा को नए कपड़े तक नहीं दिला पाए थे। लेकिन क्या करता, गांव में मजदूरी भी कम थी और खेती ही उनका पुश्तैनी काम था। तभी बाहर से गोविंद दास की आवाज गूंजी, अरे रामलाल जल्दी कर, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। कर्ज चुकाएगा कि नहीं, या फिर मैं गांव के सरपंच से कहूं कि तेरा खेत गिरवी रखा जाए। देखा साहब, मानेंगे नहीं। लाओ पैसे, कंबल का कोई और इंतजाम कर लेंगे। शायद पड़ोसी से उधार ले ले। सुनीता ने गहरी सांस ली। उसके मन में गुस्सा था, लेकिन परिवार की चिंता ज्यादा थी। हाँ ठीक है, उसने नाराजगी भरे स्वर में कहा और एक पुराने संदूक से पैसे निकालकर रामलाल को थमा दिए। ये पैसे जो उन्होंने कंबल के लिए बचाए थे। राधा की दवा के पैसे काटकर, गोविंद की किताबें ना खरीदकर। न जाने ये साहब से कब पीछा छूटेगा। तुम अपनी खेती छोड़ दो, मजदूरी में कम से कम 2 रोटी तो मिलेगी। इस कर्ज की गुलामी से तो मुक्ति मिले। अच्छी खेती है, मेहनत करके लाओ, वो भी सब कर्ज में झोंक दो। रामलाल ने पैसे लिए और बाहर चला गया। साहब जी, ये लीजिए, अभी मेरे पास बस इतने ही है। गोविंद दास ने पैसे गिने और भय चढ़ाई। ये क्या रामलाल, ये तो आधे भी नहीं है। मुझे पूरे पैसे चाहिए। क्या सोचा है, मैं मुफ्त में कर्ज देता हूँ? अभी मेरे पास इतने ही है, बाकी के फसल काटने के बाद दे दूंगा। रामलाल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। उसकी आवाज में विनती थी, लेकिन गोविंद दास का दिल पत्थर का था। ठीक है, फसल कटने के बाद आऊंगा, और तब मुझे पूरे पैसे चाहिए, वरना तेरा भला नहीं होगा, समझा? इतना कहकर गोविंद दास वहां से चले गए। रामलाल ने गहरी सांस ली और बुदबुदाया, कम से कम अभी तो पीछा छूटा, लेकिन अब कंबल का क्या होगा? ठंड बढ़ती जा रही है। रामलाल का परिवार गरीब था। खेती ही उनका एकमात्र सहारा थी।
उसने खेती के लिए गोविंदा दास से कर्ज लिया था, लेकिन साहब ने इतना भारी ब्याज लगाया कि कर्ज की रकम 4 गुना हो गई थी। इसे चुकाने में रामलाल की कमर टूट रही थी। गांव में और भी कई किसान गोविंददास के कर्ज के जाल में फंसे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाता था। सरपंच भी साहब से डरता था। रामलाल ने सोचा, कभी तो ये कर्ज खत्म होगा, लेकिन ठंड के इस मौसम में परिवार को कैसे बचाऊं? जैसे जैसे दिन गुजरते गए, शिवनगर में ठंड का कहर बढ़ता जा रहा था। माघ की सर्दी ने गांव को अपनी चपेट में ले लिया था। सुबह सुबह कोहरा इतना घना होता कि सूरज की पहली किरण भी मुश्किल से दिखती। लोग घरों में दुबके रहते और खेतों में काम करना दुभर हो गया था। रामलाल रोज सुबह उठकर खेत जाता, लेकिन ठंड से उसके हाथ सुन हो जाते। गोविंद और राधा को स्कूल भेजना भी मुश्किल हो रहा था। राधा कहती, माँ, ठंड लगती है, स्कूल मत भेजो आज। ठीक है बेटी, आज तुम घर पर ही रहो। वैसे भी आज बहुत ठंड पड़ रही है। इसी गांव में एक बुजुर्ग विधवा मायाबाई रहती थी। वो अकेली थी, कोई संतान नहीं, कोई सहारा नहीं। मायाबाई की उम्र 70 के करीब थी, लेकिन ठंड में उसका शरीर और भी कमजोर हो जाता था। उसके पति की मौत कई साल पहले हो गई थी और बेटा शहर चला गया था, कभी लौटा ही नहीं। मायाबाई गांव में घूम घूम कर लकड़ी और गोबर इकट्ठा करती और उससे उपले बनाकर बेचती थी। उसी से उसका गुजारा चलता था। उसके घर के नाम पर एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां दीवारें मिट्टी की थी और छत पर घास पड़ी थी। झोपड़ी के अंदर एक पुरानी चारपाई, कुछ बर्तन और एक छोटा चूल्हा, बस यही उसकी दुनिया थी। एक दिन मायाबाई सुबह उठी। ठंड से उसके जोड़ दर्द कर रहे थे। हाय राम, आज तो ठंड हड्डियां जमा रही है। इतनी सर्दी में काम कैसे करूं? लेकिन ना करूं तो भूखी मर जाऊंगी। वो कांपते हाथों से अपनी पुरानी साड़ी लपेटी और गांव की ओर निकल पड़ी। रास्ते में हवा की ठंडी लहरें उसके शरीर को चीरती जा रही थीं। गांव पहुंचकर वो आवाज लगाने लगी, उपले लो, मेरे बनाए उपले, एक में पूरा खाना बन जाएगा। ले लो रे उपले, ले लो। लेकिन ठंड इतनी थी कि लोग घरों से निकल ही नहीं रहे थे। कुछ लोग खिड़कियों से झांकते, लेकिन कोई खरीदने नहीं आता। मायाबाई निराश होकर सोचने लगी, आज तो कोई खरीदने नहीं आया। ठंड भी बहुत है, लगता है खाली हाथ लौटना पड़ेगा। लेकिन घर में तो खाने को कुछ भी नहीं। उपले बिके तो कुछ पैसे आए, वरना खाना कहाँ से आए? पिछले हफ्ते भी 2 दिन भूखी रही हूँ। वो एक घर के बाहर रुकी और फिर आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं। तभी एक युवक ने पुकारा, अरे अम्मा जरा रुक, मुझे भी कुछ उपले दे दो। हाँ बेटा, ले ले, बाहर बहुत ठंड है। जल्दी बता, कितने चाहिए? अम्मा 5 उपले दे दो। बेटा, तुम्हारे 25 रुपए हुए। अम्मा पैसे तो अभी नहीं है, कल दे दूंगा, घर में छुट्टे नहीं है। बेटा, पैसों की जरूरत है, कुछ भी दे दे, भले ही थोड़ा सा आटा या चावल। ठीक है, मेरे पास ये थोड़ा सा गेहूं है, इसे रख लो। युवक ने कहा और गेहूं का छोटा सा थैला थमा दिया। चलो, आज इसी से काम चल जाएगा। मायाबाई ने गेहूं लिया और घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में ठंडी हवाएं और तेज हो गईं। हाय राम, ये सर्दी तो जान ले लेगी। बस किसी तरह घर पहुंच जाऊं तो रजाई ओढ़कर चूल्हे के पास बैठूंगी। बुढ़ापे में ये ठंड अब सहन नहीं होती। वो कांपते कदमों से आगे बढ़ी। मायाबाई किसी तरह घर पहुंची। झोपड़ी के अंदर जाने के बाद वो चूल्हे के पास बैठ गई। राम जी, थोड़ी राहत तो मिली। आज तो ऐसा लग रहा था कि प्राण ही निकल जाएंगे। अब यह गेहूं पीसकर रोटी बनाऊंगी, लेकिन हाथ काम नहीं करते। वो चूल्हा जलाने लगी, लेकिन लकड़ियां गीली थीं। धुआं उठा, आंखें जलने लगी। फिर भी उसने रोटी बनाई और खाई। रात में वो चारपाई पर लेटी, लेकिन नींद नहीं आई। ठंड उसके शरीर में सुइयों की तरह चुभ रही थी। ठंड का प्रकोप दिन बेदिन बढ़ता जा रहा था। गांव वाले सर्दी से परेशान थे। रामलाल के घर में भी हाल बेहाल था। गोविंद और राधा ठंड से कांप रहे थे। सुनीता उन्हें पुरानी चादरों में लपेटती, लेकिन क्या फायदा। रामलाल खेतों में काम करता, लेकिन ठंड से उसका शरीर अकड़ जाता। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, अचानक आकाश में बादल गिराए। कड़कड़ाती बिजली चमकी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हाय राम, इतनी ठंड में ये बारिश! अगर ये बारिश यूं ही चलती रही तो मेरी फसल बर्बाद हो जाएगी।
इतनी मेहनत से तैयार की थी। बीज बोए, पानी दिया, खाद डाली, अब सब पानी में डूब जाएगा। चिंता मत करो, पहली बारिश है, सुबह तक थम जाएगी। राम जी सब ठीक कर देंगे। राम करे ऐसा ही हो। रामलाल ने कहा और वो बच्चों के पास बैठ गया। गोविंद बोला, पापा, बाहर बारिश हो रही है, खेतों में पानी भर जाएगा। ठंड बहुत है सुनीता, कोई कंबल हो तो निकालो। कंबल कहाँ से लाऊं? जो पैसे थे वो तो साहब ले गए। अब बस एक पुरानी चादर है जो बच्चों के लिए है। घर में अब कोई कंबल नहीं। हाय राम, ये कैसी मुसीबत, इतनी ठंड में एक कंबल तक नहीं। चलो चूल्हा तो जला दो, कुछ गर्माहट तो मिले। सुनीता ने चूल्हा जलाया। पूरा परिवार चूल्हे की गर्मी में बैठकर रात काटने की कोशिश करने लगा, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पूरी रात जागकर काटी। बारिश ने ठंड को और बढ़ा दिया। तापमान गिरता गया। अगले दिन भी बारिश जारी रही। गांव की सड़कें कीचड़ से भर गईं। लोग घरों में कैद हो गए। रामलाल दरवाजे से बाहर देखता, लेकिन कुछ नजर नहीं आता। 3 दिन तक बारिश होती रही। चौथे दिन भी जारी रही। 5वें दिन जब बारिश रुकी तो रामलाल खेत देखने गया। रास्ते में कीचड़ में पैर फिसलते खेत पहुंचा तो दिल बैठ गया। सारी फसल पानी में डूब चुकी थी। गेहूं के पौधे सड़ गए थे, सब्जियां बह गई थीं। हाय राम, ये क्या हो गया, सारी फसल बर्बाद। अब इस ठंड में हम क्या करेंगे? साहब परसों आएंगे कर्ज लेने। मेरे पास तो कंबल खरीदने के लिए भी पैसे नहीं। ये सर्दी की रातें कैसे कटेंगी? बच्चों को क्या खिलाऊंगा? वो रोते हुए घर लौटा। घर पहुंचकर सुनीता से बोला, सुनीता, चूल्हा जलाया है? ठंड के साथ हवा भी तेज है। हाँ, जलाया है। बच्चों का बुरा हाल है। राधा को बुखार हो गया है। गोविंद भी कांप रहा है। दोनों चूल्हे के पास जाकर बैठ जाते हैं। सब बर्बाद हो गया सुनीता, फसल का एक दाना नहीं बचा। हम तबाह हो गए। अब कर्ज कैसे चुकाऊंगा? मैंने कहा था साहब को पैसे मत दो। अब बिना कंबल की ये ठंडी रातें कैसे कटेंगी? खिड़की टूटी है, हवा घर में घुस रही है, बच्चे कांप रहे हैं। बस ये चूल्हा ही सहारा है और इसकी लकड़ियां भी खत्म होने वाली हैं। लगता है हम ठंड से मर ही जाएंगे। चिंता मत कर, मैं जंगल से लकड़ियां ले आता हूँ। नहीं, जंगल मत जाओ, ठंड बहुत है। बलराम काका से मदद मांगो, वह सबकी मदद करते हैं। रामलाल बलराम काका के घर जाने लगा। रास्ते में अचानक बर्फबारी शुरू हो गई। सफेद बर्फ की चादर बिछने लगी। हाय राम, ये क्या, बारिश के बाद अब बर्फ, हम गरीबों की जान ही ले लोगे। वो कांपते हुए बलराम काका के घर पहुंचा। काका, कुछ लकड़ियां दे दो। ठंड इतनी है कि जंगल नहीं जा सकता। चूल्हा ठंडा होने वाला है। ठीक है रामलाल, मेरे पास कुछ लकड़ियां हैं, ले जा, लेकिन सुबह जंगल से ले आना, मेरे पास भी ज्यादा नहीं है। रामलाल लकड़ियां लेकर घर पहुंचा। सुनीता, ये लकड़ियां हैं, एक एक करके जलाना, रात कट जाएगी। उस रात परिवार ने चूल्हे की गर्मी से किसी तरह रात गुजारी। बर्फबारी जारी रही और घर की दीवारें ठंडी हो गईं। अगली सुबह गोविंद दास फिर आधमका। रामलाल बाहर आ, मेरे कार्स के बाकी पैसे दे। ठंड बहुत है, ज्यादा देर में ही रुकूंगा। रामलाल बाहर आया। उसका चेहरा पीला था। साहब जी, मेरी फसल बर्बाद हो गई। मेरे पास अब एक पैसा भी नहीं। कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए, मजदूरी करके कर्ज चुकाऊंगा। तेरे बहाने नहीं चलेंगे, मुझे मेरे पैसे चाहिए। नहीं दे सकता तो ये घर और खेत मेरा हुआ, अभी निकल जा यहां से। साहब जी, रहम कीजिए, इस ठंड में मैं बच्चों और बीवी को कहाँ ले जाऊं? ये झोपड़ी ही मेरा एकमात्र ठिकाना है। मुझे इससे मतलब नहीं, घर खाली कर। गोविंद दास ने कठोरता से कहा और चले गए। बेचारा रामलाल, सुनीता और उनके बच्चे ठंड में भटकने लगे। बर्फ गिर रही थी। रास्ते फिसलन भरे थे। राधा का बुखार बढ़ रहा था। मुझसे अब और नहीं चला जाता। राधा की तबीयत खराब है। अगर ऐसे ही भटकते रहे तो हम सब मर जाएंगे। थोड़ा और चल के देखते हैं, क्या पता कोई घर या कुटिया मिल जाए। दिन ढल रहा था और ठंड बढ़ती जा रही थी। दूर एक पुरानी कुटिया दिखी। सुनीता, वहाँ एक कुटिया है, चलो वहाँ पूछते हैं, शायद कोई हमें रुकने दे। वे कुटिया के पास पहुंचे। इस गरीब की मदद करे। रामलाल ने कई बार पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। लगता है कोई नहीं है, चलो अंदर देखते हैं। कुटिया में एक चारपाई, कुछ पुराने कपड़े और एक चूल्हा था। हम यहाँ थोड़ी देर रुकते हैं, मालिक आएगा
तो अपनी मजबूरी बताएंगे। उन्होंने चूल्हा जलाया और बच्चों को पास बिठाया। गर्माहट से कुछ राहत मिली। चूल्हा ठंडा होने वाला है, कुछ लकड़ियां ले आओ। रामलाल लकड़ियों की तलाश में निकला। थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी जो ठंड में जमीन पर गिरी थी। वो मायाबाई थी। अम्मा उठो, क्या हुआ? लगता है ठंड की वजह से बेहोश हो गई। रामलाल ने सोचा और उसे कुटिया में ले आया। सुनीता ने पूछा, ये कौन है? पता नहीं, जमीन पर गिरी थी, ठंड की वजह से बेहोश हो गई। इन्हें चूल्हे के पास लेटाते हैं। रामलाल ने मायाबाई को चूल्हे के पास सुलाया। थोड़ी देर बाद मायाबाई की आंखें खुली। अरे तुम कौन हो? मैं तो घर जा रही थी, ठंड में चक्कर आ गए और मैं गिर पड़ी। अम्मा, यह आपकी कुटिया है। मैंने आपको बेहोश देखा और यहाँ ले आया। हाँ बेटा, ये मेरा घर है, लेकिन तुम लोग यहाँ कैसे? रामलाल ने अपनी सारी व्यथा सुनाई। कर्ज, फसल की बर्बादी, घर से बेदखली। मायाबाई ने गुस्से से कहा, हाय राम, उस जालिम साहब का सत्यानाश हो। बच्चों पर भी तरस नहीं आया। बेटा, उन उपलों को चूल्हे में डाल दे, आग बुझने वाली है। अम्मा आप चिंता मत करो, जब तक चाहो हम आपके साथ रह सकते हैं। मेरा तो कोई नहीं। अम्मा ऐसा मत कहो, अब हम आपके साथ हैं। उस रात वे सब चूल्हे के पास बेथे रहे। मायाबाई ने पुरानी कहानियां सुनाई और बच्चों को हंसाया। अगली सुबह हल्की धूप निकली। रामलाल ने कहा, आज धूप अच्छी निकली है ना अम्मा? हाँ बेटा, आज धूप बहुत अच्छी निकली है। मायाबाई ने कहा। ठंड कम हुई थी लेकिन दिल में सुकून था। अम्मा, आज मैं आपके उपले बेच आता हूँ। ठीक है बेटा। रामलाल उपले लेकर गांव में निकला। उपले ले लो, अच्छे उपले, खाना झटपट बनेगा। वो चिल्लाने लगा। लोग आए, उसकी मेहनत देखी और सारे उपले खरीद लिए। रामलाल के हाथ कुछ पैसे आए। उसने मायाबाई के लिए दवा, बच्चों के लिए खाना और थोड़े फल खरीदे। कुटिया में लौटते ही राधा और गोविंद खुशी से उछल पड़े। पापा खाना लाए। हाँ, आज राम जी ने हमारी सुन ली। बेटा, तेरा दिन सोने का है। गरीब है पर इंसानियत अमीरों से ज्यादा है। रात को सबने मिलकर खिचड़ी बनाई। कुटिया में हंसी गूंज रही थी। मायाबाई भजन गाने लगी। तभी बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। रामलाल बाहर गया। गोविंद दास खड़े थे। उनका चेहरा बदला हुआ था। रामलाल ने निराशा से कहा, साहब जी, अब मेरे पास कुछ नहीं, सब बर्बाद हो गया। रामलाल, मैं लेने नहीं देने आया हूं। जब तूने मायाबाई और मेरे नौकर श्याम की जान बचाई थी, वो ठंड में गिर पड़ा था और तूने उसे उठाकर अस्पताल पहुंचाया, तब मुझे अपनी गलती समझ आई। मैंने तुझ पर बहुत जुल्म किया। ये ले तेरे खेत के कागज और कुछ पैसे। अब तुझ पर कोई कर्ज नहीं। साहब जी, आपने तो मेरा संसार लौटा दिया। नहीं रामलाल, तूने मुझे इंसानियत का पाठ पढ़ाया। गोविंदास ने कहा और चले गए। देखा रामलाल, भगवान देर से सुनता है पर सुनता जरूर है। राम जी ने आज इस कुटिया में उजाला कर दिया। उस दिन से रामलाल का परिवार और मायाबाई एक साथ रहने लगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।